जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग हिस्ट्री को एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक लेके चलेंगे, जिसकी शुरुआत हम लोग एंशिएंट इंडिया यानी प्राचीन भारत से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हिस्ट्री क्या चीज है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति की बात की जाए तो यह एक ग्रीक वर्ड यानी यूनान शब्द से उत्पन्न हुआ है, जो है हिस्टोरिया। यानी हिस्टोरिया से ही उत्पत्ति हुई है हिस्ट्री की। और यूनान के ही एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। और हेरोडोटस के द्वारा अतीत में घटित हुई घटनाओं का संकलन किया गया एक टेक्स्ट में, जिसका उन्होंने नाम दिया हिस्टोरिका। और इस हिस्टोरिका में इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के बीच व्यापारों का वर्णन किया है। क्योंकि सबसे पहले अतीत में घटित हुई घटनाओं का किसी टेक्स्ट में संकलन करने का काम हेरोडोटस के द्वारा किया गया, इसीलिए हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को 4 नामों से पुकारा जाता है: इंडिया, हिंदुस्तान, भारत और आर्यावर्त। ये चारों नाम कैसे कैसे पड़े, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे देश में सबसे पहला आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया या पर्शियन के द्वारा किया गया। ईरान का ही पुराना नाम पर्सिया या फारस हुआ करता था। तो जब ईरानी हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश को हिंदू कहा, क्योंकि ईरान में या पर्सिया में स का उच्चारण नहीं होता था। वास्तव में वो सिंधु कहना चाहते थे, लेकिन स के उच्चारण नहीं होने के कारण उन्होंने हमारे देश को हिंदू कहा और वही बाद में मॉडिफाई होकर बन गया हिंदुस्तान। दूसरा, इंडिया पे आते हैं तो हमारे देश में जो दूसरा आक्रमण है वो यूनानियों के द्वारा किया गया। यह ग्रीक इन्वेजन था और उन्होंने हमारे देश का नाम दिया इंडस, जो बाद में मॉडिफाई होकर हो गया इंडिया। अब आते हैं आर्यावर्त। तो 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ और इन्होंने उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी राजस्थान, पूर्व में पश्चिम गंगा तट और पश्चिम में अफगानिस्तान तक इतने जगहों पे ये फैल गए और इस जगह को इन्होंने नाम दिया आर्यावर्त और इसी से हमारे देश का नाम पड़ा आर्यावर्त। अब आते हैं भारत पे। तो दोस्तों, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। तो ये भारत के जो 4 नाम है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई। अब आते हैं इतिहास को जानने के हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत हैं। एक है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, जिसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस, जिसे साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। और तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। समय समय पर हमारे देश में विदेशों से यात्री आए, कुछ समय हमारे देश में उन्होंने स्पेंड किया और अपने पुस्तकों में हमारे देश के बारे में बहुत सारा वर्णन किया, जिससे हमें इतिहास की कुछ जानकारियां प्राप्त होती है या उस समय काल की कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। अब आते हैं पुरातात्विक स्रोत में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हमें अभिलेखों के बारे में पढ़ना होता है। अभिलेख क्या चीज है? तो पत्थरों पे या मेटल्स पे जो लेख लिखे जाते हैं उन्हें ही अभिलेख कहा जाता है। हमारे पास अशोक के 14 शिलालेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे अशोक के 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावे हमें गुप्त काल के बहुत सारे जो है अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, जिससे हमें गुप्त काल की जानकारियां प्राप्त होती हैं। अशोक के अभिलेखों से हमें अशोक के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे देश में जो सबसे पुराने सिक्के हैं उन्हें पंचमार सिक्के या आहत सिक्के कहा जाता है। इसके अलावा अवशेषों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला है स्मारक। हमारे देश में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, जो हमें उस समय के शासकों के बारे में जानकारियां प्रदान करते हैं। मूर्तियों से भी हमें इतिहास की कुछ जानकारियां प्राप्त होती हैं। हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा हमें नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे हमें इतिहास की कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं। विश्व के सबसे पुराने अभिलेखों की बात की जाए तो वह हमें पर्सिया से प्राप्त हुआ है, यानी ईरान से प्राप्त हुआ है,
जिसे बोगजकोई अभिलेख कहा जाता है। और यह अभिलेख जो है खरोष्टी भाषा में लिखा हुआ मिलता है, जो 1400 BC यानी 1400 ईसा पूर्व पुराना है। खरोष्टी लिपि की बात की जाए तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। और इस अभिलेख में, बोगजकोई अभिलेख में इंद्र, वरुण और मित्र आदि देवताओं का वर्णन मिलता है। और ये देवता जो है वैदिक काल के देवता माने गए हैं। हमारे भारत के सबसे पुराने अभिलेखों की बात की जाए तो वह अशोक के अभिलेख हैं, जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पर्सिया से हमें प्राप्त हुआ है वह भी खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है, और अशोक के अभिलेख भी जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं। इससे हमें यह सिद्ध होता है कि उस समय भी भारत और ईरान के बीच व्यापार हुआ करते थे या संबंध हुआ करते थे। इन अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया। इसके अलावा एग्जाम में आपसे फ्रीक्वेंटली पूछा करते हैं कि बताइए कि किस अभिलेख में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है। तो मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, निटुर अभिलेख और उदय गोलम अभिलेख, ये 4 अभिलेख हैं जिसमें अशोक के नाम का हमें वर्णन मिलता है। अशोक के जो उत्तर और उत्तरी पश्चिमी से हमें अभिलेखों की प्राप्ति हुई है वो मेनली खरोष्टी भाषा में लिखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जो है अभिलेख यूनानी और आर्मेयिक भाषा में भी लिखे हुए मिले हैं। इसके अलावा जो पूर्व मध्य भारत से अशोक के जो अभिलेखों की प्राप्ति हुई है वह ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेखों की प्राप्ति हुई है, जो मेनली कब के हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। इसके अलावा हमें गुप्त काल के कुछ अभिलेखों की प्राप्ति हुई है। आप सभी जानते हैं 319 एडी से लेकर के 540 एडी तक, यानी 319 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी तक हमारे देश में यानी मगध पे गुप्त काल का शासन रहा, और यहाँ से भी कुछ अभिलेखों की हमें प्राप्ति हुई है। ये अभिलेख जो है मेनली संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। गुप्त काल के कुछ प्रमुख अभिलेखों की बात की जाए तो इसमें है मेहरौली का स्तंभ लेख, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लिखवाया गया, और यह दिल्ली के मेहरौली में स्थित है, जो लगभग 1600 साल पुराना है। दूसरा जो गुप्त काल का महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है पुणे ताम्र लेख, और इसको लिखवाने का काम प्रभावती के द्वारा किया गया। और यह प्रभावती कौन थी, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तीसरा गुप्त काल का जो महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है एरन अभिलेख, जिसे भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और यह प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए सती प्रथा का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, तो हमें एरन अभिलेख में प्राप्त हुआ है। अब ये सती प्रथा क्या चीज थी, कैसे क्या वर्णन मिलता है, इसे समझेंगे। तो गुप्त काल में एक महान राजा हुआ करता था समुद्रगुप्त, और इसी के 2 पुत्र हुआ करते थे। बड़े बेटे का नाम था रामगुप्त और दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, यही चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त का ही एक सेनापति हुआ करता था जिसका नाम था गोबराज, और यह गोबराज एक बार युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गया, और जब यह युद्ध में मर गया यानी वीरगति को प्राप्त हो गया, तो इसी की चिताओं पे इसकी जो पत्नी थी, गोबराज की पत्नी थी, वह जाके सती हो गई, और यहीं से हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। अगला जो गुप्त काल का महत्वपूर्ण अभिलेख है वह है बिलसण अभिलेख, जो कुमारगुप्त के द्वारा लिखवाया गया। अगला है भित्री गुफा अभिलेख, जो स्कंदगुप्त के द्वारा लिखवाया गया। उसके बाद है जूनागढ़ अभिलेख, यह शक वंश के महान राजा रुद्रदामन के द्वारा लिखवाया गया। और जूनागढ़ अभिलेख भी बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि यह संस्कृत का पहला और सबसे लंबा अभिलेख है। इसके बाद जो गुप्त काल के अभिलेखों की बात की जाए तो प्रयाग स्तंभ लेख है, और इसे समुद्रगुप्त के द्वारा लिखवाया गया। और आप सभी जानते हैं समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 शासकों को पराजित किया और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया, और इसी का वर्णन जो है कहा कि मेरी विजेताओं का जो गाथा है
वो जाके लिखवाइए। इसके द्वारा उसी का एक दरबारी कवि हुआ करता था जिसका नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने ही जाके प्रयाग स्तंभ लेख पे समुद्रगुप्त की विजेता का जो गाथा है उसका वर्णन किया। अगला जो है हाथी गुम्फा अभिलेख, और यह खारवेल के द्वारा लिखवाया गया। खारवेल जो है चेदी वंश का एक महान राजा हुआ करता था। इसने लिखवाया कि 261 बीसी में, ईसा पूर्व में कलिंग में एक युद्ध लड़ा गया अशोक के सम्राट अशोक के बीच और नंदराज के बीच। ये नंदराज कौन था? तो उस समय जब कलिंग युद्ध लड़ा गया तो कलिंग का ही शासक हुआ करता था नंदराज, और उस समय कलिंग की राजधानी हुआ करती थी तोसली। तो ये कुछ गुप्त काल के महत्वपूर्ण अभिलेख हुए। अब बात करते हैं जो अशोक के 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेखों के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मौर्य काल का एक महान राजा हुआ करता था सम्राट अशोक, और इस सम्राट अशोक के हमें 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इन 14 शिलालेखों में क्या क्या बातों का जिक्र किया गया है, इसे आइए समझते हैं। अशोक का जो पहला शिलालेख है इसमें यह बताया गया है कि देश की जो सारी जनता है वह मेरी संतान है। इसके अलावा उसमें कहा बताया गया है कि पशु बलि पर प्रतिबंध करना चाहिए। तीसरा जो है वन्य जीवों के संरक्षण के बारे में भी उल्लेख मिलता है। अशोक के दूसरे शिलालेख की बात की जाए तो इसमें नागरिकों के लिए कल्याणकारी कार्यों का जिक्र किया गया है। इसके अलावा मानव एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। अशोक के तीसरे शिलालेख की बात की जाए तो इसमें ब्राह्मणों का सम्मान एवं महामत, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, इनकी नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद अशोक का 5वां शिलालेख के बारे, सारे शिलालेखों के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शिलालेख वो है 5वां शिलालेख, जिसमें धर्म मातों की नियुक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। अशोक के 7वें शिलालेख की बात की जाए तो यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख है, जिसमें मस्तिष्क एवं आत्मा पे नियंत्रण का उल्लेख मिलता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शिलालेख वह है 11वां शिलालेख, जिसमें अशोक के धर्म बीजों का गाथा वर्णन मिलता है। उसके बाद है 13वां शिलालेख, जिसमें जो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था उसका वर्णन मिलता है। इसके बाद है अशोक का 14वां शिलालेख, जिसमें धार्मिक जीवन जीने का वर्णन मिलता है। आइए बात करते हैं 7 स्तंभ लेखों की। तो एक टोपरा है, टोपरा स्तंभ लेख, जो हमें अंबाला से प्राप्त हुआ है, और यह फिरोज शाह के द्वारा दिल्ली में इसका स्थानांतरण करवा दिया गया। दूसरा है मेरठ स्तंभ लेख, यह मेरठ से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में इसे भी दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया है। तीसरा है इलाहाबाद स्तंभ लेख, जो कौशाम्बी से प्राप्त हुआ है और वर्तमान में इसे इलाहाबाद में शिफ्ट कर दिया गया है। इस इलाहाबाद स्तंभ लेख में 3 शासकों का वर्णन मिलता है। अशोक का तो मिलता ही है, इसके साथ ही साथ समुद्रगुप्त का भी वर्णन मिलता है और जहांगीर के नाम का भी जिक्र मिलता है। इसके अलावा जो चौथा स्तंभ लेख है वो वर्तमान में नष्ट हो चुका है। 5वां जो है वह सारनाथ स्तंभ लेख है, और हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह इसी सारनाथ से लिया गया है। बनारस से कुछ पहले पड़ता है, यूपी में है ये सारनाथ। अगला जो है स्तंभ लेख यह है लौरिया नंदनगढ़, और यह पश्चिम चंपारण, बिहार के पश्चिम चंपारण में मिलता है। अगला है रामपुरवा स्तंभ लेख, जो पश्चिम चंपारण से ही प्राप्त हुआ है और वर्तमान में इसे राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। तो यह कुछ अभिलेख हैं जो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। अब आइए सिक्कों के बारे में बात करते हैं। सिक्कों की बात की जाए तो हमारे देश में पहले सोने के, चांदी के, तांबे के, कांस्य के और शीशे के सिक्के चलाए जाते थे। जो सबसे पुराने सिक्के हैं उन्हें पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहा जाता है। आहत सिक्के क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें स्ट्राइक करके यानी आहत करके बनाया जाता था, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। और ये मेनली 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के देखे गए हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किनके द्वारा चलाए गए? तो भारत में जो यूनानी आए और यूनानियों के द्वारा ही भारत में जो दूसरा आक्रमण हुआ यूनानियों के द्वारा किया गया, और इन्हीं के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए गए। उसके बाद अगला है कि
शीशे के सिक्के एकमात्र शासक हुआ करते थे आंध्र सातवाहन वंश, और इन्हीं के द्वारा भारत में शीशे के सिक्के चलवाए गए। अगर आपसे पूछे कि शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो कुषाण काल का एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम था कनिष्क, और कनिष्क के द्वारा ही भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए। अगर पूछा है कि मुसलमानों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए, तो मुसलमानों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा चलवाए गए, जिन्हें दिरहम सिक्के कहा जाता था। अगर यूरोपियन की बात की जाए तो यूरोपियन में सर्वप्रथम सोने के सिक्के डचों के द्वारा चलवाए गए। डच जो नीदरलैंड के निवासी है, इन्हीं के द्वारा चलवाए गए, जिसको इन्होंने पैगोडा नाम दिया हुआ था। जबकि जो सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वह गुप्त काल में निर्गत किए गए थे, गुप्त काल में चलवाए गए थे। अवशेषों की बात की जाए तो हमें लोथल से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है। यह भी क्या है, एक अवशेष के अंतर्गत ही आता है, जिससे हमें क्या सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसके अलावा चनहुदड़ों से एक कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए अवशेष की प्राप्ति हुई है, जिससे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा से 37 कंकालों का एक ग्रेवयार्ड मिला है, जिससे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मूर्तियों की बात की जाए तो मोहनजोदाड़ो से नृत्य करती हुई एक मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे हमें सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से ही एक नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है, पशुपति नाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावे हड़प्पा काल से यानी हड़प्पा से उर्वरता की देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये सारे कुछ पुरातात्विक स्रोत थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस थे, जिससे हमें इतिहास के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त होती है। अब आते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों को मेनली दो पार्ट्स में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं रिलीजियस धार्मिक, और दूसरे होते हैं नॉन रिलीजियस। तो आइए रिलीजियस और नॉन रिलीजियस क्या क्या है इन्हें समझते हैं। इस स्रोत की बात की जाए तो हमारे पास दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत हैं, एक है धार्मिक और दूसरा है गैर धार्मिक। धार्मिक स्रोतों की बात की जाए तो इसके अंतर्गत वेद आते हैं। हमारे पास 4 प्रकार के वेद हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इसके अलावा उपनिषद हो गए जो धार्मिक स्रोत हैं, रामायण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। तो ये कुछ धार्मिक स्रोत हैं, धार्मिक साहित्यिक स्रोत है, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं, जिससे हमें इतिहास की यानी बुद्ध काल की जानकारी प्राप्त होती है। आगे आते हैं गैर धार्मिक की बात की जाए तो हमारे पास कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पॉलिटिकल राजनीति के बारे में वर्णन करता है। विष्णु शर्मा के द्वारा रचित पंचतंत्र है। कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, रघुवंशम है। और हाल ही में बिहार दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें फ्रीक्वेंटली पूछा हुआ था कि मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो किसके द्वारा लिखा गया? मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। इसके अलावा विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस है, कलहड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी है और पाणिनि के द्वारा रचित अष्टधाई है। तो ये कुछ गैर धार्मिक ग्रंथ हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आइए विदेशी यात्रियों का विवरण के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन काल से ही समय समय पर हमारे देश में विदेशों से यात्रियों का आगमन हुआ। जैसे यूनान से कुछ यात्री आए, कुछ चाइनी लेखक भी आए, इटली से भी कुछ लेखक आए, इसके अलावा कुछ अरबी लेखक भी हमारे देश में आए। तो मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत हुआ करता था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इसने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जिसमें इसने मौर्य युगीन समाज का वर्णन करता है। इसके बाद डायमेकस जो सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत हुआ करता था और यह बिंदुसार के दरबार में आया हुआ था। डायोनिसस जो मिस्र के नरेश टोलमी फिडेल्फस का राजदूत हुआ करता था और यह अशोक के दरबार में भारत आया। कुछ चाइनीज लेखकों की बात की जाए तो फाहियान है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आया और इसने अपनी पुस्तक में मध्य प्रदेश की जनता के बारे में वर्णन किया, मध्य प्रदेश की संस्कृति के बारे में वर्णन किया और इसने बताया
कि उस समय जो मध्य प्रदेश की जनता थी वो बहुत ही सुखी एवं संपन्न हुआ करती थी और इसने 14 वर्ष तक भारत में व्यतीत किया। अगला महत्वपूर्ण यात्री है जो है ह्वेनसांग, और यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया हुआ था। 15 वर्षों तक इसने भारत में समय व्यतीत किया और सियुकी नामक एक पुस्तक लिखी, और जिस पुस्तक में इसने हर्षवर्धन के समय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पे वर्णन करता है। अगला है इत्सिंग, जो 7वीं सदी के अंत में भारत आया और इसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में वर्णन करता है। कुछ अरबी लेखकों की बात की जाए तो अलबरूनी है, जो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया और इसने एक पुस्तक लिखी किताबुल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिस पुस्तक में इसने राजपूत कालीन समाज और उस समय के रीति रिवाजों के बारे में वर्णन करता है। एक और यात्री आया अफ्रीका से, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मोरक्को से, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने एक पुस्तक लिखी रहेला, और इस पुस्तक में इसने भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों पे वर्णन किया। अगला एक इटली से यात्री आया जो उसका नाम था निकोलो कोंटी, और इसने यह जो है देवराय प्रथम के दरबार में भारत आया हुआ था। 64वीं बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, बताइए कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक कौन है। दोस्तों आपको बता दें कि इस लेखक के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं प्राप्त है। हाँ, बस हमें इतना जानते हैं कि यह प्रथम शताब्दी में यानी 80 एडी में यह हिंद महासागर में आया हुआ था, और इसने भारत के बंदरगाहों और यहाँ के व्यापार के बारे में अपनी इस पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में वर्णन किया है। तो ये 64वीं बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये सारे कुछ सोर्सेस थे, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशियों के द्वारा विवरण, जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कल के क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा इतिहास उसे 3 पार्ट्स में बांट के पढ़ा गया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। जैसा कि हम लोगों ने एंशिएंट इंडिया से शुरू किया है, तो कल एंशिएंट इंडिया को ही पढ़ेंगे और प्राचीन भारत को कैसे कैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है, इसे पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल पे जो लोग भी पहली बार है इसे सब्सक्राइब करके बगल की बेल घंटी को ऑन कर दीजिएगा, ताकि जो मेरा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको पहले मिल जाए, तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और पढ़ाई करते रहिए।